हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंघाटिया एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है, 12th की आपकी फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखो, आपकी जो फिजिक्स की फर्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, कंप्लीटली विद्युत चुंबकत्व पर बेस्ड है आपकी पूरी की पूरी जो बुक है। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं आपकी पूरी की पूरी बुक में। यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत से, और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चुंबक। ठीक है, ये तो है विद्युतीय गुण। ठीक है, विद्युतीय, और मैग्नेटिज्म होता है चुंबकत्व। ठीक है, यानी कि विद्युत से रिलेटेड और चुंबकत्व से रिलेटेड ही है आपकी कंप्लीट बुक। ठीक है, अगर हम इसके अंदर देखें तो बेसिकली ये जो है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली जो कैटेगरी है वो होती है स्थिर विद्युत की। कौन सी कैटेगरी है? स्थिर विद्युत की, जिसमें हम जो आवेश जो होता है हमारा, ठीक है, आवेश जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 10th क्लास में आपने आवेश के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में आपने थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आपने अपनी 10th क्लास में लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश है, आवेश जब रेस्ट पर होता है, कहाँ पर होता है? रेस्ट पर, यानी कि विरामावस्था में होता है। ठीक है, आवेश जब विरामावस्था में होता है तो इस वाली ब्रांच की स्टडी हम करते हैं स्थिर विद्युत की में। ठीक है, और चार्ज हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आवेश की गति की। ठीक है, गति की, या फिर इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, जब आवेश गतिमान होता है, यानी जब चार्ज हमारा कैसा होगा? चार्ज हमारा मोशन में होगा। कहाँ, कैसे होगा? मोशन में होगा, मूविंग स्टेज में होगा। ठीक है, यहाँ पर एट रेस्ट है और यहाँ पर कैसे होगा? एट मोशन, यानी कि मूविंग स्टेज में होगा, रेस्ट पर चार्ज नहीं होगा। तो इस केस में हम यहाँ पर इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और हमें पता है कि जब चार्ज हमारा गतिमान अवस्था में होता है वो चुंबकत्व क्रिएट करता है। ठीक है, चुंबकीय गुण दिखाता है। वो खैर हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, बेसिकली अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो स्थिर विद्युत की से रिलेटेड हमारे 2 चैप्टर्स हैं। एक तो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो रिलेटेड है किससे? आवेश से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारा दूसरा चैप्टर इससे रिलेटेड है, जिसके अंदर हम विभवांतर और धारिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटर्स वगैरह जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको ध्यान नहीं देना है, बस इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हमें पूरी की पूरी बुक के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने देख लिया कि किसके अंदर आएंगे? हमारे स्थिर विद्युत की, यानी कि जहां पर आवेश कैसे होगा? विरामावस्था में होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो तो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बिजली गति विज्ञान भी कहते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर्स ये हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर 3rd चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा 3rd चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद हमारा 4th और 5th 2 चैप्टर्स हैं जो मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। ठीक है, मैग्नेटिज्म आ जाएगा इसमें। और उसके बाद 6th चैप्टर आएगा हमारा, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेरित धारा कैसे, कुंडली वगैरह में प्रेरण कैसे होता है। ठीक है, तो इंडक्शन पर बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और 7th चैप्टर है हमारा, जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, आपको पता है, डीसी और एसी करंट। खैर आपने नाम सुने होंगे 10th क्लास में, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग का हमारा इंट्रोडक्शन है कि हमारी जो फर्स्ट बुक है, हमारी जो फिजिक्स की फर्स्ट बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, पूरी की पूरी चार्जेस पर बेस्ड है पूरी की पूरी बुक। ठीक है, चार्जेस जब एट रेस्ट होंगे तो उस पर बेस्ड हमारे 2 चैप्टर्स है हमारी बुक के अंदर, और चार्ज जब मोशन में होगा तब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ठीक है, इसे बिजली गति विज्ञान भी कहते हैं बेसिकली, अगर आप इस नाम को गूगल करेंगे तो। ठीक है, इसमें 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, तो ये हमारे 7 चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। ठीक है, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेबस है बेस्ड ही हमारा चार्जेस पर है, तो सबसे पहले हमें चार्जेस के बारे में पढ़ना होगा कि चार्ज क्या होता है, यानी आवेश क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? चार्जेस के बारे में। ठीक है, चार्जेस यानी कि आवेश। देखिए, जैसे आपने सबसे पहले 11th क्लास में सीखा था, जब आपने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर देखा था, तो गुरुत्वाकर्षण में आपने एक चीज देखी थी कि जो द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु है
उसका जो द्रव्यमान होता है वो उस वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है, यानी पदार्थों का एक मूलभूत गुणधर्म होता है जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। और इस द्रव्यमान के कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अनुभव करता है या अपना एक फील्ड क्रिएट करता है जिसमें वो वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अनुभव करवाता है, ठीक है। तो बेसिकली द्रव्यमान जो है वो पदार्थ की जिस टाइप से पदार्थ का मूलभूत गुण होता है वैसे ही पदार्थों का एक और मूलभूत गुणधर्म होता है, एक मूलभूत गुण होता है जो उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। उसके अंदर होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जैसे द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो पदार्थ का जो मूलभूत गुण होता है, ठीक है, आवेश जो होता है वो पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ये क्या करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, दो क्षेत्र होते हैं। दो क्षेत्रों को क्या करता है, दो क्षेत्रों को या तो उत्पन्न करता है या फिर उनको अनुभव करता है, यानी उनके अंदर जाने पर बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो दो तरह के जो क्षेत्र हैं या तो उनको उत्पन्न करेगा चार्ज या फिर उनको अनुभव करेगा, ठीक है। तो आवेश की परिभाषा क्या होगी, आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह वस्तु या वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या फिर अनुभव कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपने बेसिकली सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ ली, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो सिंपल सी बात है, चार्ज आप सभी को पता है कि चार्ज जो होते हैं यानी आवेश जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, सीखा है। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो आप बोलेंगे पहला धनावेश, यानी कि एक धनावेश होता है, और दूसरा चार्ज कौन सा होता है, ऋणावेश, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको इस टाइप से दिखाते हैं, इसको इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है। आवेश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। चार्ज का कॉन्सेप्ट भी अभी हम देखेंगे। जैसे बेसिकली अगर हम चार्ज का कॉन्सेप्ट देखें तो हमें पता है कि सजातीय और विजातीय आवेश जो होते हैं, जैसे सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे मान लो दो प्लस प्लस हैं या दो माइनस माइनस है, यानी कि दो धनावेश ले लो या फिर दो ऋणावेश ले लो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सजातीय, यानी एक ही जात के, ठीक है। प्लस और प्लस दोनों एक ही जात के हैं, माइनस और माइनस दोनों एक ही जात के हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। तो बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सजातीय आवेश जो होते हैं वो आपस में कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी आपस में क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर हम विजातीय आवेशों की बात करें, दो विजातीय आवेश जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, या फिर एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में आकर्षण फील करते हैं, ठीक है। इनके मध्य कौन सा बल जो है अनुभव होता है, यानी आकर्षण इनके बीच में रहता है। तो चार्जेस धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं। सजातीय आवेश अगर हम ले तो उनके मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है, और विजातीय आवेश अगर हम ले तो उनके मध्य आकर्षण पाया जाता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका, चलो इधर से मिटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको करते हैं खलास। और चलो यहाँ पर देखते हैं कि चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, चार्जेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाया जाता है, ठीक है। किसके आधार पर समझाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक NaCl ये वाला क्रिस्टल लेते हैं, मान लो NaCl के एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कंपाउंड है NaCl, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो अगर हम Na लेते हैं यानी कि सोडियम, ठीक है। सोडियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं, ये वाली चीज़ आपने केमिस्ट्री में अच्छे से सीखी है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें Cl, क्लोरीन जो होता है, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ग्रहण करता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वैसे ही इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट पता चलता है, यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है कि अगर कोई पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं, यहाँ से हमने Na से, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित करें तो इलेक्ट्रॉन अगर हमने वहाँ से निकाल लिया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर धनावेश आ जाएगा, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। और
अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में अच्छे से सीखी है। तो आई होप आपको धनावेश और ऋणावेश का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये वाली प्रॉपर्टीज भी जो है सारी की सारी हमने नोट कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन दान करने पर, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर कौन सा चार्ज आ जाता है, धनावेश। ओके, चलो ये चीज़ तो हमने देख ली, चार्जेस की बेसिकली प्रॉपर्टीज सारी की सारी। ठीक है, और भी आवेश के बारे में, क्योंकि आवेश पर ही बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डाउट होना चाहिए, आपको कि आवेश की जो परिभाषा है, आवेश की का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दिया है। ठीक है, हमने प्रोटॉन के आधार पर इसका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं दिया। ठीक है, चलो आप 2 मिनट के लिए सोचो कि प्रोटॉन के आधार पर चार्ज को हमने क्यों नहीं समझाया। ठीक है, प्रोटॉन के आधार पर चार्ज को हमने क्यों नहीं समझाया। ठीक है, चलो एक चीज़ तो आपने पढ़ी है। ठीक है, आपने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। खैर ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स हमारी सेकंड बुक के अंदर है। ठीक है, वहाँ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि नाभिक के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। इसका इंट्रोडक्शन आपने कहाँ पर किया है, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था। वहाँ पर आपने जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, उनके बीच में रेशो देखे थे। ठीक है, उनके बीच में अनुपात देखे थे। तो आपने सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो किसको देखा था, न्यूक्लियर फोर्स को देखा था, जो नाभिक के अंदर किसके और किसके बीच में लगता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ठीक है, तो अगर आप प्रोटॉन के आधार पर इसकी परिभाषा देने निकलोगे कि प्रोटॉन को निकालना है और प्रोटॉन को जो है वो क्या करना है, ग्रहण करना है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स इसको निकलने के लिए अलाउ कैसे करेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन को निकलने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण हम इसको प्रोटॉन के बेसिस पर नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर प्रोटॉन ग्रहण करेंगे तो धनावेश आएगा, प्रोटॉन डोनेट करेंगे अगर तो ऋणावेश आएगा, ये बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और रीज़न है। पहला ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो गया कि न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन को निकलने से अलाउ कैसे करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको अलग करने के लिए। सेकंड थिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, हल्का पार्टिकल है, और प्रोटॉन जो है वो काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, आप देखते हैं, आप सिंपल से अगर हम देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स, वो भी हम आपकी सेकंड बुक में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आपको इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है उसके वेटेज के अकॉर्डिंग, और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, हैवी पार्टिकल होता है। ठीक है, तो ये तो आपने बेसिकली सिंपल सा जाना है, क्योंकि आपको जो है सिंपल पता होगा कि जब भी हम जो है परमाणु द्रव्यमान जो कंसिडर करते हैं किसी परमाणु का, तो उसमें हम सिर्फ प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम निग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, इतना सा बेसिक नॉलेज इसको समझने के लिए काफ़ी है। तो प्रोटॉन इतना हैवी होता है कि उसको नाभिक से बाहर निकाल करके लाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट कर ली। चलो अब देखते हैं आगे। यानी चार्जेस को हमने इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझा दिया। अब हम देखते हैं कि जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है। देखो, आवेश जो है, आवेश के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था। बेसिकली पुराना नॉलेज समेटते हुए जाना है, हमें वृत्तुलाकार गति करते हुए जाना है, यानी कि जो पुराना जो हमारा स्टडी किया हुआ जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, बेसिकली हमें यही करना है, और यही कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का। सीखते जाइए धीरे धीरे, और अपने पुराने नॉलेज को समेटते हुए उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलो चार्ज के बारे में, इसके बारे में हम इसकी अगर यूनिट की बात करें, ठीक है, आवेश की यूनिट, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप आराम से बता देंगे, क्योंकि आपने जो है विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, 10th क्लास में आपने देखा था। चलो कोई बात नहीं पता है फिर भी देख लेते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। विद्युत धारा हमारा 3rd चैप्टर आएगा, लेकिन फिर भी आपने देखा था वहाँ पर विद्युत धारा के लिए कि जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला आया था। ठीक है, आवेश में प्रवाह की दर, यानी कि यूनिट टाइम में कितना आवेश प्रवाहित हो चुका है, वो होती है हमारी विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा का फॉर्मूला हमें जो यूनिट है वो हमें पता है क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है समय,
ठीक है, या फिर बेसिकली अगर हम कहें तो सेकेंड यूनिट जो होगी टाइम की, यानी कि समय की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम बनाएं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये T इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा I इंटू टी, ठीक है, I इंटू यानी I मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तो I की यूनिट हो गई एम्पियर और T की यूनिट हो गई सेकेंड। ठीक है, तो आवेश का जो मात्रक हो गया वो आ जाएगा हमारे पास एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये सिंपल सा हमारे पास मात्रक आ गया। और अगर हम इसकी विमा लिखना चाहें, ठीक है, अगर हम इसकी विमा लिखना चाहें तो विमा क्या होगी, मास का कोई भी फैक्टर नहीं है, लेंथ का कोई भी मास का कोई भी फैक्टर नहीं है, लेंथ का नहीं है, टाइम का है, और उसके बाद हम लगा देंगे एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी विमा किसकी, आवेश की। ठीक है, बेसिकली आवेश की विमा भी हमने लिख ली है, इसको ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आवेश का मात्रक और विमा हमने देख ली है। ओके, और ये भी आपने देखा था कि कुलाम भी इसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, आवेश की यूनिट बेसिकली कुलाम। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है, ये जो है इसकी SI यूनिट है। ठीक है, CGS यूनिट की बात करें अगर हम तो स्टेट कुलाम इसकी CGS यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, नोट करते जाइए फटाफट से। SI यूनिट हो गई और CGS यूनिट हो गई। और बेसिकली अगर हम रिलेशन देखना चाहें, दोनों में रिलेशन देखना चाहें तो 1 कुलाम होता है 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम। ठीक है, स्टेट कुलाम, ये रिलेशन है, इन दोनों में ये रिलेशन देख सकते हैं। और बेसिकली अगर हम चार्ज का डिनोट करने का मेथड देखें कि चार्ज का जो है चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम चार्ज को डिनोट करते हैं बेसिकली स्मॉल q से या फिर कैपिटल Q से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं स्मॉल q से या कैपिटल Q से। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज है हमारा 10th वाला ही। ठीक है, चलो, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ये भी आपको चलो नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे, ये लिख लेंगे सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं फैराडे के लिए कि फैराडे 1 फैराडे जो होता है वो 96,500 कुलाम इसके बराबर होता है। ठीक है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कुलाम। ओके, सबसे बड़ा मात्रक होता है। और अगर हम देखें विद्युत चुम्बकीय मात्रक इसका, तो विद्युत धारा का इसका विद्युत चुम्बकीय मात्रक अगर हम देखें तो EMU होता है। ठीक है, EMU विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है। ठीक है, ये भी लिखते हुए जाइए, और ये होता है 10 कुलाम। ठीक है, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कुलाम, या फिर अगर हम ये लिखना चाहें कि 1 कुलाम होता है 1/10 EMU। ठीक है, ये बेसिक है, यूनिट के बारे में पूरा खोल करके हमने रख दिया पूरा यूनिट सिस्टम। ठीक है, और अगर आपको बेसिकली ये पता हो कि ये जो होते हैं जैसे माइक्रो कुलाम, ठीक है, पिको कुलाम, नैनो कुलाम, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये होता है 10⁻⁻6 कुलाम, ये होता है 10⁻⁻12 कुलाम, और नैनो होता है 10⁻⁻9 कुलाम। ये तो बेसिक सा यूनिट सिस्टम होता है कि जिसके अंदर हमें आना चाहिए कि माइक्रो, नैनो, पिको ये सब क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब हम चार्ज के बारे में दो ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स में और प्रैक्टिकल में, जब भी आप इस चीज़ को मतलब चार्जेस का अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो बेसिकली यही दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि जब भी हम किसी भी चीज़ में कुल आवेश निकाल रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम कुल आवेश फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पर जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग हम करते हैं। कौन सा योग करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लो, एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बीजगणितीय योग किया जाता है जिसमें धनात्मक आवेश को पॉजिटिव के रूप में और ऋणात्मक आवेश को उनके चिन्हों के साथ रख करके क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, सिंपली उनका बीजगणितीय योग कर लिया जाता है और हमारे पास कुल आवेश आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि अगर हम चार्ज को डिनोट करना चाहते हैं तो या तो हम स्मॉल क्यू से या फिर हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर अलग अलग जगह पे कुछ आवेश पड़े हुए हैं और हमें उस ऑब्जेक्ट पर पूरा टोटल जो आवेश है वो उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। जैसे अगर हम इसकी बात नहीं करें, सिंपल सा हम देखें कि हमारे पास एक चार्ज है 6 कूलम और एक कोई चार्ज है मान लो -5 कूलम, एक चार्ज है हमारे पास 4 कूलम और एक और चार्ज है हमारे पास -2 कूलम। ठीक है, तो हमें इनका नेट आवेश निकाला है। तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, धनावेश है, देखिए अब यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के लिए नेगेटिव दिया हुआ है, यानी ये दोनों ऋणावेश है, ये दोनों धनावेश हैं। ठीक है, तो बेसिकली धनावेश और ऋणावेश को उनके चिन्ह के साथ रखते हुए उनका क्या कर दो, बीजगणितीय योग कर दो और हमारे पास टोटल चार्ज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्यू टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू टोटल क्या हो जाएगा, हम इन सभी का सम कर देंगे, इन सभी का बीजगणितीय योग कर देंगे उनके चिन्हों के साथ, उनके चिन्हों के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Q1 क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी का बीजगणितीय योग कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर नहीं पता है कि कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है, बीजगणितीय योग करना है, लेकिन जब करना है तो चिन्हों के साथ रख करके करना है। ठीक है, तो करते क्यू टोटल हमारा क्या हो जाएगा, Q1 क्या है 6 कूलम, 6 कूलम प्लस Q2 क्या है, Q2 हमारा -5 कूलम है, तो हम यहाँ पर -5 कूलम लिखेंगे। ठीक है, Q3 हमारा 4 कूलम है, ये हमने रख दिया। ठीक है, प्लस और Q4 हमारा -2 कूलम है, तो ये हमने रख दिया। अब 6 और 4 10 हो गए और माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा -7, 10 - 7 ये हो जाएगा 3 कूलम। ठीक है, तो टोटल हमारा Q टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, Q टोटल हमारे पास आ जाएगा 3 कूलम और ये आएगा प्लस का, यानी कि धनात्मक आवेश। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है कि जब भी हमें कुल आवेश निकालना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुल आवेश निकालना हो, तो वहां पर जितने भी आवेश पड़े हुए हैं उन सभी का बीजगणितीय योग कर लो चिन्हों के साथ। ठीक है, धनावेश के लिए उसको पॉजिटिव रखते हुए और ऋणावेश के लिए उसको नेगेटिव रखते हुए सिंपल सा हम इस तरह से योग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो इसके बेसिस पर ही फटाफट से 2 मिनट के लिए एक क्वेश्चन आपको, 2 मिनट वीडियो को रोक करके, और 2 मिनट खैर ज़्यादा हो जाएंगे, उतना तो टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो एक इस टाइप का एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, जैसे एक 4 कूलम है, 3 कूलम, -2 कूलम, -6 कूलम, +7 कूलम, ये प्लस में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और -2 कूलम, -3 कूलम, +7 कूलम। ठीक है, तो ये कुछ चार्जेस है, ये कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर टोटल जो आवेश है उसकी मात्रा फटाफट से निकाल करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो एक बार और फटाफट से मुझे इस ऑब्जेक्ट पर टोटल आवेश की वैल्यू बताइए। सिंपली क्या करना है, उनके चिन्हों के साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव रखते हुए और ऋणात्मक जो आवेश है उसको नेगेटिव चिन्ह के साथ रखते हुए उनका बीजगणितीय योग करते हुए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम तो लगना ही नहीं है, सिंपली बीजगणितीय योग ही करना है। ठीक है, इसके बाद इसका सबसे शानदार कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। देखो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वीडियो बनाने में, लेकिन मैंने अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट किया और पूरा का पूरा इस वीडियो में डाल देना है। ठीक है, आपने भी ये करना है कि वीडियो को देखते हुए आपने पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ इसको करना है और साथ के साथ इसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ठीक है, आंसर भी इसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमें पता चल गया, एक प्रॉपर्टी तो हमने देख ली इसकी, जो बेसिकली हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आने वाली है। ठीक है, दूसरा एक बहुत ही शानदार इसका कॉन्सेप्ट होता है क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटमीकरण थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा, बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है। जब आपको समझ में आएगा ना तो आपको लगेगा अच्छा इतना हार्ड नेम दे दिया, कोई आसान सा नाम रख देते इसके लिए। ठीक है, और इसे ये भी कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन, यानी आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। जैसे शायद आपको बताऊं, शायद आपको याद हो, जब आपने प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में, तो वहां पर बताया जाता है कि प्रकाश का जो क्वांटा होता है दैट इज फोटोन, यानी फोटोन प्रकाश का क्वांटा होता है। वैसे यहाँ पर आवेश का एक क्वांटा होता है जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, वो भी हम अभी समझ रहे हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें, बेसिकली हम बात करें कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, हमें इसको क्या करना है, इसको आवेशित करना है। क्या करना है, इसको आवेशित करना है। आवेशन की विधियां हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिंपली समझ रहे हैं कि अगर हमें इसे आवेशित करना है
तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को या तो हमने बाहर निकाल लिया या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ठीक है, ये हमारे माइंड में, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में ही आवेश को पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली आवेश का क्वांटमीकरण भी कुछ कुछ इसी टाइप से हमें संकेत देता है कि नेचर में, प्रकृति में जितना भी आवेश होता है ना, जितना भी आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मान लो 10 कूलाम आवेश पड़ा है, तो ये 10 कूलाम आवेश कैसे पड़ा है, ये 10 कूलाम, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या फिर अगर हम कहें कि जब भी आप किसी भी चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं या किसी भी चार्ज को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन के n मल्टीपल यानी इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में ही आप आवेश को स्थानांतरण कर सकेंगे। ठीक है, यानी प्रकृति में जितना भी आवेश पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझे, मान लीजिए जैसे एक चीनी होती है, चीनी। ठीक है, आप क्या लाते हैं, 1 kg चीनी लाते हैं अपने घर में। ठीक है, अब चीनी का एक जो दाना होता है, ठीक है, वो इतना होता है, यानी 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, सभी के अंदर इतने इतने दाने होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने 1 किलो चीनी में मान लीजिए गिन लिया कि उसके अंदर 2000 दाने। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 2000 दाने। तो प्रकृति में जितने भी टाइम आप चीनी को यूज़ करेंगे, चाहे 1000 किलो, चाहे क्विंटल, कितना भी आप चीनी के अमाउंट को यूज़ कर लीजिए, ठीक है, चीनी का जो एक दाना है वो इसी साइज़ में रहेगा। यानी चीनी कितनी भी आप ट्रांसफ़र करो, बोरियां की बोरियां भर के लाओ, लेकिन उसका एक दाना इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसी टाइप में जब भी आप आवेश, जो जहाँ भी आप आवेश को देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। अब इलेक्ट्रॉन हो कितने भी सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल आवेश जो होगा वो इतना होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी आप आवेश देखेंगे वो उसका इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका n मल्टीपल ही होगा। ठीक है, ये बोलता है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 - 19 कूलाम। ठीक है, अब ये बात अलग है कि एक इलेक्ट्रॉन पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये चीज़ आपने देख ली। धनात्मक है, अगर धनात्मक है तो प्लस में होगा। इलेक्ट्रॉन पर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10 - 19 कूलाम। और ये होता है आवेश का क्वांटा। ठीक है, ये होता है आवेश का क्वांटा, यानी आवेश हमेशा इसी की फॉर्म में रहेगा। आप इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आप 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप आधा इलेक्ट्रॉन, 0.7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पैकेट है इलेक्ट्रॉन का इतना, और इस पैकेट पर इतना चार्ज है। आप इस पैकेट के फॉर्म में चाहे कितने ही पैकेट दे दो, लेकिन इस पैकेट को आधा करके, पौना करके, 1/4, 1/3 इस टाइप से नहीं दे सकते। यानी जितना भी आप समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन की एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे दो। ठीक है, आपको 12 कूलाम या 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश चाहिए तो आप 12 इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन का आधा, पौना, ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं दे सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी जितना भी आवेश होगा ना वो इस पैकेट के फॉर्म में ही होगा। अब ये पैकेट्स हो कितने भी सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, और ये n जो होता है ना, इसकी यहाँ पर ये भी चीज़ आपको नोट करने वाली होगी। इसको मिटा देते हैं एक बार। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली कि ये जो n है ये नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। ठीक है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, n जो है वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स यहाँ पर होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है, कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट है मेरा और उसको मैंने 12 इलेक्ट्रॉन्स दिए। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो बताइए कितना टोटल आवेश मैंने उसको दे दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, Q बराबर क्या होता है, N × E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 × 10 - 19 कूलम, माइनस में गुणा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना टोटल आवेश हमने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। या इसी टाइप से अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास चार्ज है टोटल 32 कूलम।
ठीक है, 32 कूलाम हमारे पास चार्ज है और हमें यह निकालना है कि 32 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 32 कूलाम चार्ज करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, अगर आप नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन्स का होना है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर अगर हमें करना है, अगर हमें उसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो वहां पर हम देखेंगे इसको। देखो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q कितना दिया है हमें, 32 कूलाम। N निकालना है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे। N बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 32 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा और ये हो जाएगा 20 और ये -19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 19। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ट्रांसफर करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हमें करना पड़ेगा 32 कूलाम चार्ज करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। देखिए, क्वांटमीकरण का मतलब इतना सा ही है, क्वांटम का मतलब होता है एक पैकेट। ठीक है, कि जितना भी आवेश आप ट्रांसफर करोगे वो एक पैकेट के रूप में होगा और वो पैकेट किसके बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से होपफुली समझ में आ गई होगी। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी शानदार टॉपिक है। ठीक है, जिस पर क्वेश्चंस अक्सर जो है 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं और बेसिकली न्यूमेरिकल्स में तो यूज़ होना ही होना है। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट से नोट करेंगे हम। ठीक है, कि हमने एक ऑब्जेक्ट को रगड़ा था। आपको पता है कि घर्षण से हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, वो खैर हम देखेंगे। हमने किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ा है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने रगड़ा और उस पर कुछ चार्ज आ गया। ठीक है, और कितना चार्ज आया, ये हमने ले लिया -2 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, तो हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली हमें पता है आवेश का क्वांटमीकरण हमें क्या कहता है, Q बराबर Ne, जहाँ पर E क्या होगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा। तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। Q कितना दिया हमें 2 × 10⁻⁷, N हमें निकालना है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे 2 × 10⁻⁷, इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमने कितना जो आवेश है वो ट्रांसफर किया है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको काफ़ी काम में आएगी कि जो 1/1.6 होता है, ये वाली वैल्यू आपको काफ़ी काम में आने वाली है। ठीक है, ये इक्वल होता है इसके। ठीक है, तो हमें 2/1.6 चाहिए तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/1.6 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। इससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे आप। ठीक है, आपका एक ही होमवर्क है कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल हो, जहाँ पर भी कैलकुलेशन छोड़ी जाए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस कैलकुलेशन को पूरा सॉल्व करके उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको डालेंगे। ठीक है, चलिए, तो आवेश का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने देख लिया। अब हमारा लास्ट जो बचता है, क्योंकि हमने इसका स्टार्टिंग में कंपैरिजन किया था द्रव्यमान के साथ। ठीक है, और द्रव्यमान भी किसी वस्तु का जो मूलभूत गुण होता है और चार्ज भी उसका मूलभूत गुण है। तो हम ये देख लेते हैं कि चार्ज में और द्रव्यमान में अक्सर एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा कंपेरिजन हम कर लेते हैं और इसी के साथ इस कंपेरिजन के बाद हम वीडियो को एंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा एक्चुअली स्टार्ट ही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर की स्टार्टिंग भी कर चुके हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन ही तो ले रहे हैं, क्योंकि 7 के 7 चैप्टर्स अगर अकेले चार्ज पर बेस्ड थे तो हमें चार्ज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में चार्ज में, आवेश में और द्रव्यमान में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, आवेश में और द्रव्यमान में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, आवेश में और द्रव्यमान में फ़र्क क्या होता है। तो फटाफट से आपके पास 1-2 मिनट का टाइम है कि अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं द्रव्यमान और चार्ज के बारे में तो आपको एक काम करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा कमेंट करना है। ठीक है, तो चार्ज की परिभाषा तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि चार्ज क्या होता है, एक ऐसा मूलभूत गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड या तो ये क्या करता है, या तो उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ही इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगी। और ये तो किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है, मूलभूत गुण होता है, यानी उसके अंदर, या फिर ये लिखें अगर कि हम द्रव्यमान क्या होता है, अंतर्निहित पदार्थ। किसी भी वस्तु में अंतर्निहित पदार्थ ही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। जितना उसके अंदर पदार्थ होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली यानी किसी भी वस्तु में अंतर्निहित पदार्थ की मात्रा अगर हम लिखें, ठीक है, अंतर्निहित पदार्थ की मात्रा की कितनी अमाउंट उसके अंदर है, ठीक है, अंतर्निहित पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, द्रव्यमान हो जाती है, ठीक है। द्रव्यमान बेसिकली द्रव्यमान के टाइप्स होते नहीं है, लेकिन चार्जेस के तो टाइप्स होते हैं, ठीक है। द्रव्यमान के कोई प्रकार नहीं होते, ठीक है, कोई भी प्रकार जो है वो नहीं होते, लेकिन जो चार्ज होता है उसका दो प्रकार होते हैं, ठीक है। चार्ज के दो प्रकार होते हैं, कौन से, धनावेश और ऋणावेश। ये भी बेसिकली डिफरेंस है, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस ये हो गया कि चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है उसके कोई प्रकार वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रकृति में कोई भी वस्तु होगी, अगर वो वस्तु एग्जिस्ट करेगी तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान तो होगा, प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान अवश्य होगा, द्रव्यमान अवश्य होगा, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान को चार्ज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें कि अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान होगा तभी उस पर चार्ज होगा, ये तो बात हम कह सकते हैं, लेकिन किसी वस्तु पर चार्ज होगा तभी उस पर द्रव्यमान होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको चार्ज की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये जो है चार्ज की आवश्यकता इसको नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता, बेचारे के पास चार्ज को ये चाहिए कि कोई भी वस्तु हो और उस पर द्रव्यमान हो, क्योंकि वस्तु तभी होगी ना जब उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो चार्ज को चाहिए कि उसको, यानी चार्ज वही होगा, चार्ज वही एग्जिस्ट करेगा जहां पर, या चार्ज उसी वस्तु का होगा, उसी वस्तु पर होगा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है। तो आवेश को चाहिए कि द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान को आवेश की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और चीज है, छोटी सी चीज, कि जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो वेग बढ़ाने पर, ठीक है, यानी जो गतिमान वस्तु होती है उसके लिए भी कांस्टेंट रहता है, या उसके लिए भी स्थिर रहता है, ठीक है, या फिक्स रहता है, ये बोले फिक्स रहता है, ठीक है। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर कोई, तो उसमें चार्ज की जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है, लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तो द्रव्यमान जो है वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है। हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू m0 1 - v²/c², ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु का वेग बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा एक्चुअल में जो मास होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। ये मास एट रेस्ट है, और ये वाला चार्ज है जब हमारी v वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है। तो हमें पता है कि जो द्रव्यमान है वो फिक्स नहीं रहता है अगर जो ऑब्जेक्ट है हमारा मूविंग स्टेज में हो, लेकिन जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वस्तु गतिमान हो चाहे वस्तु स्थिर हो, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था चार्ज और द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। चार्ज के बारे में हमने अच्छे से जाना है इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट होता है जब हमारा चार्ज होता है वो रेस्ट पर होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अगर वो मूविंग स्टेज में होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने स्टेटस डालना है, और इसके साथ ही एक प्यारा सा कमेंट, आपके दिल के अंदर जो भी फीलिंग आती है वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ आप इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस हमने देखे हैं इसके अंदर, उनके आंसर्स आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जैसा भी नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसके लिए आपको उसका लिंक मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।